वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के कुछ प्रश्नों को। आज हम फिर से सॉल्व करेंगे विज्ञान के कुछ नए 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है, तो हम सब ने पढ़ रखा है कि वायुमंडलीय दाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं। इसका दूसरा नाम जो आता है बच्चों, वो वायु दाब मापी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वो बच्चों वन संरक्षण से संबंधित है। यह 80 के दशक में हिमालय के उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के क्षेत्र के लोगों ने सरकार द्वारा पेड़ों को काटने के विरोध में पेड़ों से ये चिपक गए थे और कईयों ने कहा था कि पेड़ को काटने से पहले आपको हमें काटना होगा। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। इसी का दूसरा नाम भी आया था पिछले क्वेश्चंस में, फैलाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ द्वारा दांतों को बड़ा कर देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण होता है बच्चों, ये प्रश्न हमने पहले भी हल कर रखा है। नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास है, यानी कहाँ से कहाँ तक होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो है बच्चों वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट में हम देखेंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट कह रहा है स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है। तो न्यूनतम कितनी होती है हमें पता है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अनंत। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब बच्चों कैसा होता है, हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। तो इसमें आभासी और बड़ा दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हम सही लगाएंगे, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इसमें से बच्चों जो है हमारा जस्ता जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आप 3 याद कर लीजिए, लोहा, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों जो हैं ये तीनों चुंबकीय पदार्थ हैं। इनको छोड़ के बाकी सब अचुंबकीय हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज 1812 में ओस्ट्रैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी बच्चों। किसने की थी? ओस्ट्रैंड नामक वैज्ञानिक ने की थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से बच्चों, यानी 2 नाभिक जुड़कर, आप ऐसे समझिए कि 2 हाइड्रोजन जुड़कर सूर्य के अंदर क्या बनाते हैं, हीलियम, और इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यानी चाल से 15 मिनट चलती है। इसके बाद वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 15 मिनट चलती है। तो पहले हम इसको चेंज कर लेंगे बच्चों, 40 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए हम 15/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 40 किलोमीटर गुणे 15 मिनट बटा 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक है, तो 15/60 हो गया। तो 15 करने 15, 15 चौके 60, 4 से हमने काट दिया, 10 आ गया। तो पहला कितना चला, 10 किलोमीटर। दूसरा भी इसी तरह से निकाल लेंगे, 60 गुणे 15/60। अब यहाँ 60 से सीधे 60 कट जाएगा, 1 यानी 15। तो पहले में चली 10 किलोमीटर, दूसरे में चली 15 किलोमीटर, तो हो गई 25 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। वन उत्पाद मतलब पेड़ों से नहीं प्राप्त होता। तो जो है इसमें से बच्चों केरोसिन जो है डी, ये पेड़ों से नहीं प्राप्त होता है, जबकि ये जमीन के अंदर से
प्राप्त होता है। जो पेट्रोलियम होता है उसी में से केरोसिन निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनावेशित हो जाने पर किन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है? कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो जिस सेल को पुनः आवेशित करते हैं उसको द्वितीयक सेल कहते हैं। तो इसमें से बच्चों जो हमारा है सीसा संचायक सेल, ये द्वितीयक सेल है। बाकी वोल्टीय सेल, लेक्लांसी सेल और डेनियल सेल ये सब प्राथमिक सेल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि पैरामीशियम में प्रचलन अंग है। तो पैरामीशियम किससे चलता है बच्चों? पैरामीशियम जो है वो सीलिया से चलता है। देखिए ऐसे पैरामीशियम हमारा होता है, स्लीपर एनिमिक्यूल हम कहते हैं। इसके पूरे शरीर पे ऐसे छोटे 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 सीलिया लगे होते हैं, इन्हीं की सहायता से ये चलता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक है। तो हम सभी जानते हैं कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, जो डीएनए जो है हमारी पूरी कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित रखता है। फिर कह रहा है केचुए का श्वसन अंग है। तो केचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है बच्चों। आप ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यूरिया एक उर्वरक है। तो यूरिया किसका उर्वरक है? नाइट्रोजन का उर्वरक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन की क्रिया होती है? तो ब्रायोफाइलम में बच्चों पत्ती द्वारा जो है कायिक प्रजनन होता है। तो ऑप्शन बी हम टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट कह रहा है निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो निमोनिया जो है बच्चों वो जीवाणु जनित रोग है। ये आपका होता है, जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी याद रखेंगे आप। किस बचाव हेतु टीका लगाया जाता है? अब इसमें से बच्चों कौन सा रोग है जिसके लिए टीका लगता है? तो इसमें से आपका जो है टाइफाइड के लिए बच्चों में टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है रोहू और कतला हैं। तो रोहू और कतला क्या है? मछली की जातियां हैं, आप सभी को पता होगा जो लोग मछलियां खाते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि दूध में उपस्थित पोषक तत्व है। तो दूध में कौन सा चीज़ होता है बच्चों? दूध में होता है हमारा कैल्शियम। चलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे। साहीवाल किसकी नस्ल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। साहीवाल भारतीय गाय की एक उन्नत नस्ल है। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषता अनुकूलित करती है? यानी ध्रुवीय भालू के पास क्या चीज़ पाया जाता है जो उसको बर्फ में रहने के लिए अनुकूलित करता है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। श्वेत बाल या फर, त्वचा के नीचे उसके वसा होती है और सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता होती है। जाइलम ऊतक का कार्य है। तो आपको मैंने बताया था जाइलम जा से जल, तो जल का अवशोषण। एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय स्पंदन की दर क्या होनी चाहिए? मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कना चाहिए? तो 70 से 80 बार प्रति मिनट होना चाहिए हमारा, यानी 70 से 80 बार 1 मिनट में एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैल्वेनीकरण है। गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे पर जस्ते की परत को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं बच्चों। लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाते हैं तो उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं बच्चों। जंग लगने पर लोहा परिवर्तित हो जाता है। तो जंग लगने पर लोहा किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों? जंग लगने पे लोहा जो है हमारा आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस। तो एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस जो है वो बच्चों है ब्यूटेन। एलपीजी में कौन है? ब्यूटेन। जबकि सीएनजी में कौन है? मीथेन। याद रखिएगा। मार्श गैस कहते हैं, किसको कहते हैं? मीथेन को। CH4 इसको कभी कभी लिख के आएगा। क्यों मार्श गैस कहते हैं? क्योंकि ये दलदली जगहों पर पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम की संयोजकता है। तो कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है बच्चों, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो जंग लगना जो है बच्चों ये इसमें से रासायनिक परिवर्तन है, बाकी सब भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर घोलना भी भौतिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्लोरीन में मूलतः कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो फ्लोरीन में कितना होते हैं बच्चों? 60। C60 इसका सूत्र होता है। तो फ्लोरीन में कितने होते हैं? 60। तो ऑप्शन हम टिक करेंगे, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा की प्रकृति है। तो बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी है? तो बेकिंग सोडा की प्रकृति जो है बच्चों वो होती है हमारी क्षारीय। कभी कभी बेकिंग सोडा का विलयन भी पूछ लेता है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
तो इसको आप देखेंगे बेकिंग सोडा की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। यहाँ पर बच्चों हमारे आज के 35 प्रश्न समाप्त होते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।